अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। ये तो हुआ था पाठ का सार, मतलब पूरे पाठ में यह बताया गया था। अब हम चलेंगे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है पाठ के साथ। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा? तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि चैपलिन एक महान कलाकार थे और उन पर जितना लिखा जाए कम है। उन्होंने अपने समाज और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। उन पर जितना अभी तक लिखा गया है वह कम नहीं है, इसलिए लेखक ने कहा है कि अभी उन पर 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ लिखा जाएगा ताकि उनके जीवन के बारे में लोग अच्छी तरह से जान सकें। अगला है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है आम व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाना। चालों से पहले फिल्में एक वर्ग विशेष के लिए बनाई जाती थी। इनका निर्माण सामंतों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों आदि की रुचियों के अनुरूप किया जाता था, मतलब जैसा इन लोगों को पसंद होता था वैसी फिल्म बनाई जाती थी। चार्ली ने अपनी फिल्मों में आम आदमी को स्थान दिया, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी। मतलब चार्ली ने क्या किया, जो आम आदमी है उसके ऊपर, उनकी जो भावनाएं होती हैं उनके ऊपर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। उसने हर व्यक्ति की कमजोरी को बताया कि जो व्यक्ति होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। वर्ण व्यवस्था तोड़ने का अर्थ है जाति संबंधी व्यवस्था को तोड़ना। चार्ली ने फिल्मों में निम्न वर्ग को स्थान दिया। कुछ लोग किसी विचारधारा के समर्थन में फिल्में बनाते थे। चार्ली ने इस जकड़न को तोड़ा तथा सारे संसार के व्यक्तियों के लिए फिल्में बनाई, मतलब संसार के जितने भी व्यक्ति थे उनके ऊपर फिल्म बनाई। उन्होंने कला के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। पहले क्या है, कला को एकाधिकार समझा जाता था कि मतलब सामंती लोग के ऊपर बनी थी वही देख सकते हैं, पर अब यहाँ पर क्या है, आम जनता भी उसको आराम से देख सकती थी। अगला प्रश्न है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? तो इसका उत्तर है कि लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर जी को कहा, क्योंकि राज कपूर जी भी बहुत अच्छे से हंसाते थे, बिल्कुल वैसे ही फिल्में बनाते थे, क्योंकि उस समय वही एकमात्र नायक थे जो चार्ली की नकल किया करते थे। अपनी कई फिल्मों में उन्होंने चार्ली जैसी एक्टिंग अर्थात अभिनय की। आवारा, श्री 420 आदि फिल्मों के माध्यम से राज कपूर जी ने चार्ली का भारतीयकरण किया, मतलब भारत में उनका प्रचार प्रसार इस माध्यम से हुआ। महात्मा गांधी से चार्ली का बहुत लगाव था, इसलिए श्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी दोनों ही चार्ली का सानिध्य चाहते थे ताकि उनकी क्षमताओं, उनकी कार्यकुशलता से कुछ सीखा जाए। ये चाहते थे कि वो उनसे मिलें, उनकी जो कार्यकुशलता है उनसे कुछ सीखा जाए। अगला प्रश्न है कि लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयस्कर माना और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? तो इसका उत्तर है, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में इसे रस को श्रेयस्कर माना है, मतलब रस को श्रेष्ठ माना है। किसी कलाकृति में एक साथ कई रसों का मिश्रण हो तो वह समृद्ध व रुचिकर बनती है, मतलब सबको अच्छी लगती है। जीवन में हर्ष व विषाद आते जाते रहते हैं। करुण रस का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस की मांग करता है जो भारतीय परंपरा में नहीं मिलता। उदाहरण स्वरूप, युवक युवती लाइब्रेरी में बैठकर प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं, उसी समय सुरक्षा अधिकारी उन्हें देखता है तो उनमें भय का संचार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेम में भय रस उत्पन्न हो जाता है। तो एक साथ दो रस यहाँ पर आ गए। अगला है, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? तो इसका उत्तर है कि चार्ली को जीवन बहुत संघर्षमय रहा, मतलब जो चार्ली का जीवन था वह संघर्षशील रहा। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। हर संघर्ष और असफलता ने उन्हें अधिक ऊर्जावान बनाया, मतलब जितना संघर्ष उन्होंने सहा और जितनी असफलताएं सही तो उससे वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। वह कभी निराश नहीं हुआ।
लोगों की सहायता करता रहा, कभी भी उसने संकटों की परवाह नहीं की, हर संकट को डटकर मुकाबला किया, मतलब हर संकट का इन्होंने क्या है, डटकर मुकाबला भी किया। वह अपनी माँ के पागलपन से संघर्ष करता रहा, मतलब माँ पागल थी तो विकृत चीज़ें करती थी, तो उसको ये झेलता रहा। सामंतशाही और पूंजीवादी समाज ने उसे ठुकरा दिया। गरीब चार्ली हर पल अपनी मंजिल के बारे में सोचता और उस तक पहुंचने का मार्ग खोजता। आखिरकार उसे अपनी मंजिल मिल ही गई, रोडपति से वह करोड़पति बन गया। अगला है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? तो इसका उत्तर है कि भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र अनेक रसों को स्वीकृति देता है, मतलब बहुत सारे रसों को स्वीकार करता है, परंतु चार्ली की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य को अलग मान्यता है, मतलब अलग मान्यता मिली हुई है और ये अलग मानता भी है इनको। इसका कारण यह है कि यह रस सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, मतलब रस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो यह उनके अनुकूल नहीं आता। यहाँ हास्य को करुणा में नहीं बदला जाता। रामायण और महाभारत में पाया जाने वाला हास्य दूसरों पर है, अपने पर नहीं है। इनमें दर्शाई गई करुणा प्रायः सद व्यक्तियों के लिए है, कभी कभी वह दुष्टों के लिए भी है। संस्कृत नाटकों का विदूषक कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, परंतु वह भी दूसरों पर होती हैं, स्वयं पर नहीं होती। जबकि चार्ली चैपलिन जो कुछ भी करता था अपने ऊपर ही करता था, वह अपने ऊपर ही करके सब लोगों को हंसाता था, दूसरों पर नहीं। अगला है, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो इसका उत्तर है कि चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर तब हंसता है जब वह अपने को स्वाभिमानी, आत्मविश्वास से पूर्ण, सफलता, सभ्यता, संस्कृति के प्रतिमूर्ति मानता है। जब वह स्वयं को दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध तथा श्रेष्ठ समझता है, तब भी वह अपने पर हंसता है। अगला है, पाठ के आसपास से प्रश्न। आपके विचार से मूक और सवाक फिल्मों में से किस में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और क्यों? तो मेरे विचार से मूक फिल्मों में ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत होती है। सवाक फिल्मों में भाषा के माध्यम से कलाकार अपने भाव व्यक्त कर देता है। वह वाणी के आरोह अवरोह से अपनी दशा बता सकता है, मतलब वाणी से बोल सकता है जो भी वह बोलना चाहता है। परंतु मूक फिल्मों में हर भाव शारीरिक चेष्टाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, चाहे रोने का भाव बताना हो, हंसने का बताना हो, कोई चीज़ को उठाने का, रखने का। इस कार्य में अत्यंत दक्षता की ज़रूरत होती है, मतलब जो कुशल होता है वही ये कार्य कर सकता है। इसलिए मूक फिल्मों में ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जैन लोग होते हैं वह कैसे रहते हैं, मौन रखते हैं, और मौन रखते हैं जब उन्हें कोई चीज़ समझानी होती है तो वो बड़ी मुश्किल से उस चीज़ को समझा पाते हैं। अब अगला है, सामान्यतः व्यक्ति अपने ऊपर नहीं हंसते, दूसरों पर हंसते हैं। कक्षा में ऐसी घटनाओं का जिक्र कीजिए जब का आप अपने ऊपर हंसे हो, मतलब हम स्वयं अपने ऊपर हंसते हों। एक दिन मैं कक्षा में जाकर बैठ गया। मैं जल्दी जल्दी में गलती से अपनी कक्षा में नहीं बैठा, बल्कि दूसरी कक्षा में जा बैठा। जब टीचर पढ़ाने आया तो मैं उन्हें चुपचाप सुनता रहा। जब उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा तब मुझे लगा कि यह मेरी कक्षा नहीं है। मैंने तुरंत टीचर से कहा, उन्होंने मुझे बाहर जाने की अनुमति दे दी। इस बात पर मैं बिना हंसे नहीं रह सका, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हंसा। ये प्रसंग है, ऐसी एक बात मेरे साथ हुआ था कि मैं खाना खा रही थी, तो खाना खाते खाते क्या हुआ, मैं और सहेली दोनों खा रहे थे, तो बंदर आया और बंदर क्या करने लगा, खाना खाने लगा। तो इस प्रकार से क्या है, मैं समझी कि मेरी सहेली है और मैं बंदर के साथ खाना खा रही थी। और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं बंदर के साथ खाना खा रही हूँ तो मुझे इस बात पर बहुत हंसी आई, क्योंकि उस टाइम जैसे ही मैंने बंदर को देखा, बंदर ने मुझे देखा तो वो बंदर चला गया, परंतु उस बात को मैं आज भी याद करके हंसती हूँ। हास्य करुणा में या करुणा हास्य में बदल गई हो। तो हमारी विदाई पार्टी चल रही थी, बच्चे, अध्यापक सभी खूब मौज मस्ती कर रहे थे। अचानक एक लड़के की चीख सुनाई दी। सभी सहम गए। उसके दिल में जोर का दर्द उठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हास्य करुणा में बदल गई, मतलब हम सब हंस रहे थे, वह उसी समय ये घटना घटी, तो हास्य रस करुणा रस में बदल गया।
तभी हम में से एक छात्र ने उस छात्र को कहा कि तेरे दिल में दर्द किसके लिए हुआ। सभी जोर से हंसने लगे। मतलब एकदम से उसके मुंह से निकला कि तेरे दिल में दर्द किसके कारण हो गया, तू किसको चाहता है जो इतनी देर से तेरा दिल धड़का। वह छात्र भी हंसने लगा और वहाँ छात्र उसको दर्द हो रहा था वो भी हंसने लगा और करुणा इस प्रकार हास्य में बदल गई। अगला प्रश्न है, चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न। आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं? तो हम इन दोनों में खुद को चार्ली के नज़दीक पाते हैं क्योंकि हम आम आदमी हैं और आम आदमी स्वप्न देखकर भी लाचार ही रहता है। अब है भाषा की बात। भाषा की बात से मतलब है यहाँ पर व्याकरण से, ग्रामर से। तो चेहरा चार्ली हो जाता। वाक्य में चार्ली शब्द की पुनरुक्ति है क्योंकि 2 बार आया है चार्ली चार्ली। किस प्रकार की अर्थ छटा प्रकट होती है? इसी प्रकार के पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई 3 वाक्य बनाइए। यहाँ पर पुनरुक्त का मतलब कोई शब्द बार बार आना, तो यहाँ पर 2 बार शब्द आया तो वहाँ पर पुनरुक्त हो गया। अब इसी शब्द का हमें प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। यह भी बताइए कि संज्ञा किन स्थितियों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। मतलब जो संज्ञा होती है, किसी व्यक्ति वस्तु आदि का नाम होता है, वह विशेषण के रूप में किस प्रकार से बदल जाता है, ये भी बताना है। तो चार्ली शब्द की पुनरुक्ति से स्पष्ट होता है कि आम मनुष्य होने के बाद यह मनुष्य की वास्तविकता को दर्शाता है। अब जैसे पानी पानी, रंगे हाथों पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। लाल लाल, बाग में लाल लाल फूल खिले हैं। सुन सुन, लेक्चर सुन सुन कर मैं बोर हो गया। जैसे रोहन अपने क्षेत्र का अर्जुन है, यहाँ अर्जुन संज्ञा का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया है। अगला है, नीचे दिए वाक्यांशों में हुए भाषा के विशिष्ट प्रयोगों को पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सीमाओं से खिलवाड़ करना। चार्ली की फिल्में पिछले 75 वर्षों से समाज को मुग्ध कर रही हैं। इनके प्रभाव ने समय, भूगोल व संस्कृतियों की सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। अगला है, समाज से दुराया जाना। तो चार्ली को गरीबी व हीन सामाजिक दशा के कारण समाज से दुत्कारा गया। सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी। तो चार्ली जब जीवन के अनेक क्षेत्रों में स्वयं को श्रेष्ठतम दिखाता है तब एकाएक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसकी गरिमा परिहास का रूप ले लेती है, जिसमें रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। तो चार्ली ने महानतम क्षणों में अपमान, चरम तक तमस, सूरवीर क्षणों में क्लैब व पलायन, लाचारी में भी विजय के उदाहरण दिए हैं। वहाँ रोमांस हास्यास्पद घटना से मजाक में बदल जाता है। तो इस प्रकार यह पाठ आपका पूर्ण हुआ। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।